नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नैरेटिव और टैक्टिक्स दोनों मामले में 17 अप्रैल 2026 की शाम मोदी सरकार की असफलता की लंबी रातों में गिनी जाएगी। विपक्ष का कोई भी नेता नैरेटिव और टैक्टिक्स से न डरा न घबराया। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 2001 में जब वाजपेयी सरकार ने सीटों की संख्या को फ्रीज किया था और कहा था कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी तब जाकर सीटों की संख्या बढ़ेगी, तब के कानून मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में 2026 का टारगेट क्यों चुना, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा। पूरा देखेंगे तभी काफी कुछ आपको एक ही वीडियो में जानने समझने के लिए मिलेगा। अखबारों की हेडलाइन में इसे ही उभारा गया कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, मगर वह तो 2.5 साल पहले पास हो चुका है। विपक्ष इस लाइन को चैलेंज करता है, मगर ये हेडलाइनें सरकार की लाइन के करीब लगती हैं। विपक्ष ने यही कहा कि 334A में बदलाव कर महिला आरक्षण बिल को जनगणना और परिसीमन से अलग कर दिया जाए और इसे आज ही लागू कर दिया जाए। आपको ऐसी हेडलाइन नहीं मिलेगी कि 543 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं। आज के अखबारों में भले ही इस तरह के विज्ञापन छपे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी क्यों है, विपक्ष को अब समझ आ गया है कि बीजेपी के पास कई गुना और कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है। बाकी काम गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर ही देंगे। वह विज्ञापन की लड़ाई में बीजेपी से नहीं जीत सकता, इसलिए विपक्ष ने विज्ञापनों का डर छोड़ दिया। यह बीजेपी महिला मोर्चा का पोस्टर है। एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी संसद में महिलाओं की एंट्री रोक रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु ने एआई से रील बनाकर सभी दलों को टारगेट किया है कि इनकी वजह से महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, जबकि महिला आरक्षण बिल 2.5 साल पहले पास हो चुका है, कानून बन चुका है। 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जो आमतौर से कम करती हैं। ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। तब भी विपक्ष इस नैरेटिव के भूत से नहीं डरा कि बीजेपी उसे महिला विरोधी साबित कर देगी, क्योंकि उसे अपनी समझ पर भरोसा था कि संविधान में संशोधन महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि संसदीय सीटों का आकार और उनकी संख्या बदलने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष की यही समझ उसके वोट के फैसले में भी दिखती रही। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति को के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में सरकार और बीजेपी की टैक्टिक्स की बहुत बड़ी हार हुई है। पत्रकार और एक्सपर्ट पहले से मानकर चलते हैं मोदी सरकार बिल लाई है तो मास्टर स्ट्रोक है और विपक्ष चुटकी बजाते बिखर जाएगा। इस बार विपक्ष के खेमे से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। कोई भी विपक्षी दल एकता तोड़कर बीजेपी के पाले में नहीं गया, छापेमारी और गिरफ्तारी से भी नहीं डरा। अमित शाह सदन में विपक्ष से 1 घंटा मांग रहे थे कि बिल में 50% के हिसाब से सीटें बढ़ाने की बात लिखित में देने के लिए तैयार हैं। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। जब 14 अप्रैल की रात से विपक्ष ने कहना शुरू किया
कि बिल में कहीं नहीं लिखा है कि 50% के हिसाब से सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, तभी मोदी सरकार ने क्यों नहीं कहा हम बिल में लिखकर देंगे। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में निजी तौर पर गारंटी क्यों दे रहे थे? अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। विपक्ष ने आवाज उठाई, तमिलनाडु में आंदोलन का ऐलान हो गया। उसी वक्त बिल में यह बात क्यों नहीं जोड़ी गई? मोदी सरकार के पास 24 घंटे थे, लेकिन ड्राफ्ट में नहीं जोड़ा गया। मतदान से ठीक पहले अमित शाह कहने लगे ड्राफ्ट में जोड़ दिया गया है, बस फोटो कॉपी बाकी है। मान्यवर, 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। अमित शाह जेरोक्स कराने के लिए 1 घंटा मांग रहे थे। 2021 से भारत में डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। अब बजट की पोथी की छपाई नहीं होती, सभी सांसदों को उसकी डिजिटल कॉपी दी जाती है। लोकसभा की नई इमारत में हर सांसद की डेस्क के आगे डिजिटल बोर्ड है जिसमें बिल की कॉपी मौजूद रहती है। इसके बाद भी अमित शाह जेरोक्स के नाम पर 1 घंटा क्यों मांग रहे थे? मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। क्या जेरोक्स भी बहाना था? कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में ये कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। क्या स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कुछ अलग कह रही हैं? प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि उनकी गारंटी है, फिर बाद में अमित शाह ने कहा बिल में लिखकर देने के लिए तैयार है। अब स्मृति कह रही हैं कि कांग्रेस को परिसीमन आयोग में विश्वास नहीं। चुनाव आयोग की हालत दुनिया देख रही है। एसआईआर के एक एक नियम के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, इसलिए बात परिसीमन आयोग में विश्वास की नहीं है। उस विश्वास से पहले परिसीमन किस आधार पर होगा, कौन सी जनगणना शामिल की जाएगी, सीटें कैसे बढ़ेंगी, वो बात बिल के ड्राफ्ट में क्यों नहीं लिखी गई थी? ईरान के कारण देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। भारत की विदेश नीति की असफलता उजागर हो रही है, लेकिन 2.5 साल पहले पास हो चुके एक कानून को लागू ना करने की जिम्मेदारी विपक्ष पर डालकर देश में नया मुद्दा पैदा किया जा रहा है। विदेश नीति वैश्विक चुनौतियों पर राष्ट्र का संबोधन नहीं, मगर महिला बिल को लेकर प्रधानमंत्री 18 अप्रैल की रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। कई मौकों पर विपक्ष ने देश की जनता को अपने बिखराव से निराश किया है। जनता चाहती है कि विपक्ष में एकजुटता दिखे और बनी रहे। विपक्ष ने 2024 के चुनाव के बाद फिर से एकजुटता दिखाई है। 2024 के बाद इंडिया गठबंधन के बिखरकर समाप्त हो जाने की कहानी अंतिम रूप से लिख दी गई थी। इस बार विपक्ष ने दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन के बिना भी वह गठबंधन कर सकता है, एकजुट रह सकता है। सरकार को पहली बार विपक्ष की शक्ति दिखी है।
विपक्ष को पहली बार अपनी ताकत का पता चला है। 2014 के बाद जिस लोकसभा में विपक्ष यूं ही बिखर जाया करता था, 17 अप्रैल 2026 को उसी विपक्ष के सामने पहली बार सरकार बिखर गई। अमित शाह का भाषण और ट्रंप का पैंतरा मुझे कई स्तरों पर एक समान दिखने लगा। ट्रंप ईरान से हार कर भी स्वीकार नहीं कर रहे कि ईरान ने उन्हें हरा दिया है। इसी तरह अमित शाह को दिखाई दे रहा था सामने हार खड़ी है, मगर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस भाषण में अमित शाह ने एक से अधिक बार कहा विपक्ष सपना भी देखना बंद कर दे कि सत्ता में कभी आएगा, उसी भाषण में अमित शाह विपक्ष से 1 घंटा मांग रहे थे। बिल्कुल ट्रंप टाइप मूवमेंट हो गया। और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे, नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। अमित शाह समझ नहीं पाए कि 17 अप्रैल 2026 की शाम लोकसभा की पिच बदल चुकी है। उस पर वे एक साथ स्पिन और पेस ट्राई नहीं कर सकते। लोकतंत्र में हार और जीत कभी स्थायी नहीं होती। सरकार में आने के बाद भी सरकार सदन में हार सकती है। 17 अप्रैल 2026 की शाम लोकसभा में मोदी सरकार हार गई, मगर अमित शाह हैं। अमित शाह अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी की तरह भटकते नहीं, प्रधानमंत्री की तरह क्रिकेट के मैच में फुटबॉल की बात नहीं करते। अमित शाह क्रिकेट के मैच में क्रिकेट की ही बात करते हैं, लेकिन बार बार पिच पर बल्ला घुमाने, स्टांस लेने के बाद भी, निर्भीक दिखने के सफल अभिनय के बाद भी अमित शाह अपने जवाब, अपने तर्कों से भी हारते लगे। उनके जवाब का टोन तो शानदार था, लेकिन जवाब बेहद कमजोर। मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था, और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। इस हिस्से में अमित शाह बल्ला तो भांज रहे थे, जैसे डेनिस लिली की गेंद से वे घबराते नहीं, मगर विपक्ष की एक सामान्य सी गेंद पर बोल्ड हो गए। अमित शाह ने केवल इंदिरा गांधी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं। विपक्ष ने वाजपेयी का जिक्र करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। 16 अप्रैल की बहस से पहले सबको पता चल चुका था कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक 1976 में इंदिरा गांधी के समय लगी थी, 2001 में वाजपेयी के समय। अमित शाह के जवाब का भाव कुछ इस तरह था कि हमने तो समझा कि आप आउट स्विंग फेंकोगे, लेकिन आपने इन स्विंग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको आनंद भी आएगा। एक सेकंड, मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर। अमित शाह को भी पता चल गया कि उनका शानदार सा लगने वाला भाषण कंट्रोल से बाहर जाने लगा है, लंबा होता जा रहा है, और वे विपक्ष पर हमला करने की सारी कसर एक ही भाषण में पूरी कर लेना चाहते हैं। कभी कभी रन बनाने की चिंता छोड़ दर्शकों का मनोरंजन भी करने लगे। क्या रिकॉर्ड से हटाना है?
प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज अरे बैठ जाओ, मैं बता देता। तय करने दो, आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेके अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। लगता है विपक्ष वाजपेयी के समय की चर्चाओं का भाषण पढ़कर नहीं आया था, वरना उसे पता होना चाहिए था या जिक्र करना चाहिए था कि 2001 में तब के कानून मंत्री अरुण जेटली ने क्या तर्क दिए थे, क्यों 2026 की जनगणना तक सीटों की संख्या पर रोक लगाई गई थी। 23 अगस्त 2001 को अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा था, because this freeze has been considered necessary to be extended till the year 2026 for various reasons which found favor with the standing committee, which the government also has accepted the proposal. The first reason was that under the national population policy, the year 2026 is anticipated to be the year where we shall probably attempt to achieve the population stabilization target, and that is why the freeze continues till the year 2026. अरुण जेटली के कहने का मतलब था कि जब तक आबादी के बढ़ने की दर समान रूप से स्थिर नहीं हो जाती तब तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का लक्ष्य था कि जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना है और अनुमान था कि 2026 तक यह हो सकता है। जेटली ने इसके अलावा एक और कारण बताया कि क्यों 2026 तक के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगाई जा रही है। क्या जेटली अमित शाह की तरह तब आश्वासन नहीं दे सकते थे कि सभी राज्यों की सीटों की संख्या 50% बढ़ सकती है, तब कोई उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में अंतर नहीं होगा। जेटली ने इस फॉर्मूला का सहारा नहीं लिया जो अमित शाह बता रहे थे। उनके लिए बड़ी बात थी कि ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य की आबादी कम हो रही है उसे सजा दी जाए और एक राज्य आबादी कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है उसकी सीटें बढ़ जाएं। The second reason is that there are a number of states which are successfully implementing the family planning program, and there are some states which have not been so successful in implementing the family planning program. If this freeze was not imposed, then the states which have successfully implemented the family planning program, actually their representation in parliament would go down, and those states which have actually defaulted in the implementation of the family planning program would have an incentive in that default because their representation would go up. Therefore, not to create such an anomalous situation, it has been considered necessary to freeze the number of seats on basis of the 1971 census as they exist today till the year 2026, both as far as the center is concerned and the states are concerned. जेटली वही बात कर रहे हैं जो आज दक्षिण के राज्य कह रहे हैं। तब जेटली ने कहा अगर फ्रीज नहीं लागू किया जाएगा तो जिन राज्यों ने आबादी नियंत्रण किया है उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व घट जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। सवाल है कि क्या इतनी तैयारी से भाषण देने आने वाले अमित शाह को अरुण जेटली के भाषण का ध्यान था? अगर था तो उन्हें 17 अप्रैल 2026 को जेटली के तर्कों का भी जवाब देना चाहिए था। क्या भारत ने आज की तारीख में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का लक्ष्य पूरा कर लिया है? अगर नहीं किया है तो 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? फरवरी 2026 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कई अखबारों में छपा है कि प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि प्रजनन दर रिप्लेसमेंट दर से कम हो गया है उससे संकट ना आए। भागवत रिप्लेसमेंट दर बनाए रखने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की वकालत करते हैं। पिछले साल अगस्त में भी उनका बयान है कि जब तक कर सकते हैं तब तक और बच्चे पैदा कीजिए, 3 बच्चे पैदा कीजिए। बीजेपी के एक और सांसद साक्षी महाराज का बयान है हर हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस तरह के कई बयान आपको मिलेंगे। साध्वी रितंबरा ने एक बार कहा कि सभी हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 को देश सेवा में समर्पित करें। उन्हें सरकार ने पद्म भूषण दिया है। 2023 में भारत की आबादी
चीन से आगे निकल गई। कई बार मुस्लिम आबादी के बढ़ने का भूत नचाया जाता है और उसके काउंटर में आबादी बढ़ाने की बातें कही जाती है, मगर दक्षिण के राज्यों को लगने लगा कि आबादी स्थिर करने की सजा उन्हें मिल रही है। इसीलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तीसरा बच्चा पैदा करने पर सरकारी सहायता देने की बात करने लगे। 3 बच्चे वाले को लोकल चुनाव में उम्मीदवार बनाने में प्रोत्साहित करने की बात करने लगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी आबादी बढ़ाने की बातें करने लगे थे। बहस होनी चाहिए थी कि हिंदी प्रदेशों में आबादी क्यों नहीं स्थिर हो पा रही है। 2014 से 26 तक मोदी सरकार ने आबादी में वृद्धि को स्थिर करने के लिए क्या किया? पिछले 25 में से 17 साल बीजेपी की सरकार रही है। 2001 का संशोधन वाजपेयी सरकार ने किया, फिर 50 साल का आरोप विपक्ष पर क्यों डाल रहे हैं? बात इंदिरा गांधी की सरकार तक क्यों ले जा रहे हैं? मान्यवर 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हुई। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता। सरकार को बताना चाहिए कि क्या 2026 में जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करने का लक्ष्य पा लिया गया है? अगर नहीं, तब फिर सीटों की संख्या किस जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जा रही है? भारत की जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना है। क्या उससे पहले अरुण जेटली के तर्कों के हिसाब से परिसीमन तो हो सकता है, मगर सीटों की संख्या पर लगी रोक हटाई जा सकती है? अमित शाह ने कई सीटों का उदाहरण दिया कि वहां आबादी अधिक है, सांसद पर आबादी का दबाव है। गाजियाबाद या बेंगलुरु नॉर्थ की आबादी में दूसरे राज्यों से आए लोग भी शामिल हैं। पलायन और रोजगार के अवसरों के कारण भी कुछ सीटों में वोटर की संख्या बढ़ी है और बढ़ती रहेगी, मगर इस बात का उल्लेख किया नहीं गया। गाजियाबाद, जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे, 28 लाख संख्या। सरकार केवल विधेयकों को पास कराने में नहीं हारी, बल्कि अपने जवाबों में भी हारी है। सरकार ने ठोस जवाब नहीं दिए कि क्यों 2021 में जनगणना नहीं हुई। अमित शाह ने इतना ही कहा, तब कोविड था। बाद में देश को उबरने में समय लगा। किस चीज से उबरने में देश को 6 साल लग गए? क्या देश का बाकी काम उस वक्त रुक गया था, या देश में चुनाव बंद हो गए थे? क्या प्रधानमंत्री मोदी की अनगिनत विदेश यात्राएं बंद हो गई थीं? क्या विपक्ष के यहां छापा पड़ना बंद हो गया था? क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में बंद करना बंद हो गया था? कुछ भी बंद नहीं हुआ, लेकिन जनगणना का काम बंद रहा। कमाल का तर्क है सरकार का। जब सरकार इसी मंशा से आई थी कि बिल पास होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तो राजनीतिक लाभ उसे ही होगा। फिर सरकार किस बात का क्रंदन यानी ह्यू एंड क्राई कर रही है? किस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं? देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। राजनीतिक चिंतक सुहास पालशिकर ने लिखा है कि विपक्ष ने एक बड़े हमले को रोक दिया, लेकिन क्या वह समझ पाएगा कि हमला था क्या? यह सवाल कई लोगों का है। एक तरह से सुहास पालशिकर का इशारा इस तरफ भी लगता है कि क्या सरकार का उद्देश्य सच में परिसीमन और सीट आवंटन ही था,
या फिर वह भी छलावा था? 2029 के चुनाव में सीटों का आवंटन क्या विपक्ष को भ्रमित करने की रणनीति थी? सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या विपक्ष को सिर्फ इसीलिए उलझाया गया ताकि वह महिला मुद्दे पर वोट ना दे और फिर उसके खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जा सके कि वह महिला विरोधी है और इसके नाम पर बंगाल के रिजल्ट को जस्टिफाई किया जा सके? बीजेपी बार बार हर चुनाव महिला वोटर के नाम पर जीत रही है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक, लेकिन तब बीजेपी ने सीटों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं की। ये सब सवाल है, मगर ध्यान रहे महिलाओं का वोट कैसे मिल रहा है। उन्हें प्रतिनिधित्व देकर नहीं, उनके खाते में पैसे डालकर। बिहार में 10,000 रुपए दिए गए, दिल्ली में भी पैसे देने का वादा किया गया। क्या दिया गया? महाराष्ट्र में किस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए? मीडिया में इन सब को लेकर कई रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 22 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पास हुआ। 16 अप्रैल 2026 की रात 10 बजे भारत सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि इस तारीख से भारत में महिला आरक्षण लागू होगा। अगर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तब फिर महिला आरक्षण बिल कैसे फेल हो गया है? यह सितंबर 2023 का राज्यसभा का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का रंग हरा, सभी 171 वोट पक्ष में हैं, एक भी वोट विरोध में नहीं। लोकसभा में इस बिल को 452 वोट सपोर्ट में, 2 वोट विरोध में पड़े। एआईएमआईएम के 2 सांसदों ने विरोध में वोट दिया। क्या इस रिकॉर्ड को कोई भी झुटला सकता है? कोई नहीं। 17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, मिले 298, 230 खिलाफ में। क्या सरकार की नाकामी नहीं कि जिस कानून पर 2.5 साल पहले उसे करीब 100% समर्थन हासिल था, 2.5 साल बाद उसने यह सपोर्ट खो दिया। 17 अप्रैल 2026 की शाम मोदी सरकार को लोकसभा में जो हार मिली है
उसका संबंध महिला आरक्षण से नहीं है, विपक्ष बार बार कह रहा है। अगर 2023 में महिला आरक्षण पास नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शाम दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय क्यों जाते, वहां उनका स्वागत और भाषण क्यों होता। यह वीडियो बता रहा है महिला आरक्षण कानून बन चुका है और उसका जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2.5 साल पहले बीजेपी के दफ्तर में जा चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। वही प्रधानमंत्री जिस विपक्ष की तारीफ तब कर रहे थे 2023 में, 2026 में बीजेपी ने अभियान छेड़ दिया कि विपक्ष महिलाओं को उनका हक नहीं दे रहा। विपक्ष के सभी दलों का कहना है महिला आरक्षण कानून पर उसका सपोर्ट 2.5 साल पहले भी 100% था, आज भी 100% है। मौजूदा 543 सीटों में आज ही महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। विपक्ष ने यही बात 2023 में कही, यही बात 17 अप्रैल 2026 को कही। सरकार ने 2.5 साल में विपक्ष की यह मांग क्यों नहीं मानी? कहां लिखा है आरक्षण देने के लिए सीटों की संख्या का बढ़ना जरूरी है? क्या SC/ST आरक्षण देने के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी? क्या मंडल आयोग लागू होने के बाद सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या बढ़ाई गई थी? क्या EWS आरक्षण देने के लिए वैकेंसी की संख्या बढ़ाई गई थी? This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the women's bill. This is something else. And the truth needs to be told about what this is. इस बात का जवाब अमित शाह के भाषण से नहीं मिला कि महिला आरक्षण कानून 15 साल के लिए क्यों लागू किया जा रहा है और सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में महिला आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। शायद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अभी आप प्रधानमंत्री या अमित शाह या सरकार की बातों से यही लग रहा है कि जो टाउनशिप पहले से बनी हुई है उसमें महिलाओं को घुसने नहीं देंगे, घर नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए अलग से प्लॉट लेकर एक दूसरी जगह पर टाउनशिप बनाएंगे, वहां पर महिलाओं को घर दे देंगे। रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना, हिम्मत नहीं है आपको।
हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं, हम आंकड़ा बोलेंगे आपको। आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया है। एक सवाल आता है, पार्टी अपनी तरफ से महिलाओं को टिकट के बंटवारे में आरक्षण क्यों नहीं देती है? कानून की क्या जरूरत है? पार्टियों ने कोशिश की है, लेकिन तब भी कानून की जरूरत है ताकि सब पर समान रूप से यह बाध्य हो और राजनीतिक दल टिकट देते समय पुरुषों के दबाव में ना आए। ममता बनर्जी ने इस मामले में एक मिसाल पेश की। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद जो अगला चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा का, एडीआर का डेटा है, बीजेपी ने 16% महिला उम्मीदवार उतारे। तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 25% टिकट दिया और उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में 27% टिकट दिया है। महिला उम्मीदवारों के मामले में तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी तीनों दलों से आगे है। बीजेपी ने कांग्रेस से भी कम महिला उम्मीदवार उतारे हैं। आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वोमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। आप तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, आप तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। हाँ, और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए। एआईटीसी लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%। नॉट ए सिंगल पार्टी इन इंडिया हैज गिवन इट। राज्यसभा में 39 मेंबर, 6 इज द फीमेल, परसेंटेज इज 46.15%। वी डू इट। चैरिटी बिगिंस एट होम। डू इट। इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। मैंने तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ किया। 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लड़ाया, वो अलग बात है कि एक ही जीती उसमें से। संविधान का 131वां संशोधन पास नहीं हुआ। मोदी सरकार पहली बार अपना विधेयक लोकसभा में पास नहीं करा सकी। इसके पहले कितने ही विधेयक पास हो गए। संसदीय समिति के पास बिल के भेजे जाने का रिकॉर्ड इस सरकार का इतना खराब क्यों बताया जाता है? क्यों बिल का ड्राफ्ट अचानक लाया जाता है? पहले से चर्चा पब्लिक में क्यों नहीं होती? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? दिसंबर 2023 के सत्र में जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के 100 से अधिक सांसद निलंबित थे, उस दौरान मोदी सरकार ने 18 विधेयक पास करा लिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब पास हुआ तब विपक्ष के 100 से अधिक सांसद निलंबित थे। सरकार ने निलंबन समाप्त होने का इंतजार तक नहीं किया। हमारा वीडियो लंबा हो गया, होना भी था, तब भी बहुत बातें शामिल करने से रह गईं। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानकारी हमारी इस मेहनत से मिली होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।